Welcome back everyone. The topic we are going to discuss in this video is alcoholic liver disease. और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, it is the disease of liver which is caused as a result of alcohol consumption. अब इस टॉपिक को हम लोग फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज. देन हम बात करेंगे क्या फैक्टर्स होते हैं अदर देन अल्कोहल जो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज के प्रोग्रेशन और उसकी सीवियरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस को समझेंगे, जिसमें हमें बेसिकली ये देखना है कि अल्कोहल कैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और फिर एक एक करके हम जो 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज के, मतलब अल्कोहलिक स्टीएटोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस, इनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. देखो, जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है स्ट्रांगली कोरिलेट्स विथ अमाउंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जो 80 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर डे कंज्यूम कर रहा है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो उसमें हेपेटिक स्टीएटोसिस होने का रिस्क होता है. वहीं कोई इंडिविजुअल अगर 160 ग्राम और मोर ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है पर डे फॉर अ लॉन्ग 10 to 15 ईयर्स, तो उसमें सीवियर हेपेटिक इंजरी होने का रिस्क होता है. पर क्या सारे अल्कोहलिक्स में अल्कोहलिक लिवर डिजीज की एंड स्टेज रीच होती है, मतलब सिरोसिस डेवलप होता है? तो ऐसा नहीं होता है. देर आर ओनली 10 to 15% अल्कोहलिक्स हु डेवलप सिरोसिस. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि देर शुड बी सम अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो कि डेवलपमेंट एंड सीवियरिटी ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. और जो 3 मेन फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं वो हैं जेंडर डिफरेंसेस, जेनेटिक डिफरेंसेस एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस. तो सबसे पहले जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो इट इज़ अ नोन फैक्ट कि जो फीमेल्स होती हैं वो अल्कोहलिक इंड्यूस्ड लिवर इंजरी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, और उसके 2 मेन रीजंस हैं. पहला तो ये है कि जो अल्कोहल की फार्माकोकाइनेटिक है और उसका मेटाबॉलिज्म है उसमें ही जेंडर डिफरेंसेस होते हैं. और दूसरा, फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन मिलता है वो इंडोटॉक्सिन्स के लिए गट की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है. जेंडर डिफरेंसेस के बाद दूसरा फैक्टर होता है जेनेटिक डिफरेंसेस. तो हमारी बॉडी में जो मेन मेटाबॉलिक पाथवे होता है अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के लिए, वो होता है अल्कोहल से बनेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज करके इस पे एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड पे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज करके इसको एसीटेट में ऑक्सीडाइज करेगा. तो जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं. उसमें से एक वेरिएंट होता है ALDH2. तो ALDH2 ऐसा वेरिएंट है जिसकी एंजाइम एक्टिविटी लो होती है. तो सपोज करो अगर कोई इंडिविजुअल होमोजाइगस है ALDH2 के लिए, तो उसमें ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी जो होगी वो लो होगी, और ऐसा इंडिविजुअल एसिटिल्डिहाइड को एसीटेट में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर इनटॉलरेंट टू अल्कोहल एंड मोर ससेप्टेबल टू अल्कोहलिक लिवर डिजीज. देन द थर्ड फैक्टर इज कोमॉर्बिड कंडीशंस. तो मान लो अगर किसी इंडिविजुअल को अल्कोहलिक लिवर डिजीज के साथ साथ में आयरन ओवरलोड की प्रॉब्लम है, या फिर नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस है, या हेपेटाइटिस C और B वायरस का इन्फेक्शन है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, सीवियरिटी ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज को बढ़ा देते हैं. सो दीज आर द अदर फैक्टर्स. उसके बाद हम इसके पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे. तो पैथोजेनेसिस में हमें जो मेन चीज़ समझनी है कि कैसे अल्कोहल जो है वो स्टीएटोसिस करवाता है, और फिर कैसे ये हेपेटिक इंजरी करा के हेपेटोसाइट इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो सबसे पहले स्टीएटोसिस का रीज़न समझते हैं. तो होता क्या है ना कि अल्कोहल जो होता है वो डायरेक्टली पेरिफेरल कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट को बढ़ा के सर्कुलेटिंग पूल ऑफ लिपिड को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लिपिड जो होता है वो हेपेटोसाइट अपटेक के लिए अवेलेबल होता है. उसके अलावा जो अल्कोहल हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलाइज होता है तो सबसे पहले अल्कोहल पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक्ट करके उसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और फिर एसिटल्डिहाइड पे एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एक्ट करके उसको एसिटेट में कन्वर्ट करता है. और इस पूरे मेटाबॉलिज्म में NAD+ जो है वो NADH में कन्वर्ट होता रहता है. सो एज द मोर एंड मोर alcohol gets metabolized in our body, the amount of NAD+ reduces and the amount of NADH increases inside the hepatocytes. That means there is alteration of redox balance inside the hepatocytes. अब इस altered redox balance की वजह से क्या होता है कि लाइपोजेनेसिस प्रमोट होती है, मतलब ज़्यादा फैटी एसिड का सिंथेसिस जो है वो प्रमोट होगा और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन सप्रेस होगा. उसके अलावा लाइपोप्रोटीन की असेंबली और सिक्रीशन भी जो है वो इम्पेयर्ड होता है, जिसकी वजह से हेपेटोसाइट्स के अंदर फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है. तो ओवरऑल ये दोनों मिलके फिर क्या कर रहे हैं कि लिपिड्स को ज़्यादा अवेलेबल करा रहे हैं हेपेटोसाइट अपटेक के लिए.
अब समझते हैं कि कैसे अल्कोहल जो होता है वो हिपैटोसाइट इंजरी करवाता है। तो मेन 4 मैकेनिज्म्स हैं। पहला, अल्कोहल जो है वो माइक्रोसोमल CYP2E1 एंजाइम को इंड्यूस करता है, जिसकी रिजल्टेंटली क्या होगा कि अल्कोहल का इस एंजाइम के थ्रू मेटाबॉलिज्म होगा और ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होंगे। दूसरा, अदर ड्रग्स जो हम ले रहे होते हैं उनके इस एंजाइम के थ्रू मेटाबॉलिज्म की रिजल्टेंटली क्या होता है कि वो अपने टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ड्रग्स के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे, हिपैटोसाइट इंजरी कॉज करेंगे। दूसरा मैकेनिज्म है, अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के रिजल्टेंटली जो एसिटिल्डिहाइड हमारी बॉडी में बनता है, वो एसिटिल्डिहाइड जो है प्रोटीन के साथ कंबाइन करके एसिटिल्डिहाइड प्रोटीन एडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से न्यू एंटीजन्स का प्रोडक्शन होता है। और ये न्यू एंटीजन जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और हिपैटोसाइट्स की इंजरी होती है। तीसरा, अल्कोहल जो है वो मेथियोनिन की हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। तो क्या होता है ना, हमारी बॉडी में जो मेथियोनिन का मेटाबॉलिज्म होता है कि मेथियोनिन से बनेगा होमोसिस्टीन और होमोसिस्टीन से बनेगा सिस्टीन। तो अगर ये मेटाबॉलिज्म ना हो तो सिस्टीन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लूटाथायोन्स हैं उनका प्रोडक्शन कम होता है। अब हमें पता है कि ग्लूटाथायोन्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल के स्कैवेंजर होते हैं। तो अगर ग्लूटाथायोन कम बनेगा तो फ्री रेडिकल का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा एंड इट विल ऑल्सो लीड टू हेपेटोसाइट इंजरी। देन अल्कोहल ऑल्सो डैमेजेस द GIT म्यूकोसा, इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन्स, जिसकी वजह से जो अपटेक है इन इंडोटॉक्सिन्स का वो ज़्यादा होगा और वापस से ये इंडोटॉक्सिन्स होंगे वो हेपेटोसाइट इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो अब क्या होगा, हेपेटोसाइट इंजरी के रिस्पॉन्स में देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स एंड हमें पता है कि रिपीटेड अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इट विल लीड टू फाइब्रोसिस, जिससे एंड स्टेज जो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की सिरोसिस जिसे कहते हैं वो अचीव होती है। अब पैथोजेनेसिस के बाद हम समझते हैं कि जो 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के, या हम ये कह सकते हैं 3 स्टेजेस होती हैं। तो जैसे अगर मान लो नॉर्मल लिवर है और एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल से यह एक्सपोजर होता है नॉर्मल लिवर का, तो स्टीएटोसिस का डेवलपमेंट होता है। अगर एक्सपोजर जो है वो कंटिन्यू करता है तो सिरोसिस होगा, और अगर मान लो बहुत सीवियर एक्सपोजर हो जाता है एक बार में तो हेपेटाइटिस का रिस्क होता है। ठीक है, वहीं अगर नॉर्मल लिवर है और सीवियर एक्सपोजर तो डायरेक्टली हेपेटाइटिस होने का रिस्क होता है और रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेपेटाइटिस से सिरोसिस होता है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि स्टीएटोसिस रिवर्सिबल स्टेज है, हेपेटाइटिस जो है वो भी रिवर्सिबल स्टेज है, लेकिन सिरोसिस की स्टेज जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। अब अल्कोहलिक सिरोसिस की जो स्टेज होती है वो इरिवर्सिबल इसलिए होती है क्योंकि लेट स्टेज में जाके पेरीवेनुलर फाइब्रोसिस हो जाता है विच लीड्स टू वेस्कुलर डीरेंजमेंट्स। नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द डिटेल्स ऑफ अल्कोहलिक स्टीएटोसिस, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हमें दिखता है कि स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स जो हैं दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द हेपेटोसाइट्स एंड इवेंचुअली क्या होता है कि ये लिपिड ड्रॉपलेट्स कोलीज करके लार्ज ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। तो स्टीएटोसिस बेसिकली 2 तरह का देखने के लिए मिलता है। ये नॉर्मल हेपेटोसाइट है, इसके अंदर फैट एक्यूमुलेशन मतलब स्टीएटोसिस स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है एक छोटा सा फैट ड्रॉपलेट जो है वो एक्यूमुलेट हो हेपेटोसाइट के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर में ही रहेगा और हेपेटोसाइट का साइज भी पहले जैसा रहेगा, जिसको बोलते हैं माइक्रोवेसाइकुलर स्टीएटोसिस। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है हेपेटोसाइट के अंदर, तो उस केस में एक तो हेपेटोसाइट का डिस्टेंशन होगा, दूसरा न्यूक्लियस पेरीफेरी में पुश हो जाएगा और इस पैटर्न को बोलते हैं मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस। अब अल्कोहलिक स्टीएटोसिस में प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है मैक्रोवेसिकुलर, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, वो है अल्कोहलिक फोमी डिजेनरेशन। अल्कोहलिक फोमी डिजेनरेशन की कंडीशन हमें क्रॉनिक हैवी अल्कोहलिक्स में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस जो होता है वो प्रीडोमिनेट करता है और ये एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज के साथ। ये एक डायग्राम है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ अल्कोहलिक स्टीएटोसिस को समराइज कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द सेंट्रल वेन और यहाँ पे पोर्टल ट्रायड्स हैं, बीच में सारी हेपेटोसाइट्स हैं, कुछ तो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स हैं, जबकि बाकी की हेपेटोसाइट्स में क्या है, फैट का एक्यूमुलेशन हुआ है, जिसकी वजह से मैक्रोवेसाइकल्स एंड माइक्रोवेसाइकल्स फॉर्म हुए हैं। तो मैक्रोवेसाइकल्स में हम लोग देख सकते हैं कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होने की वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी में पुश हो गया है, जबकि माइक्रोवेसाइकल्स में क्या हुआ है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फैट के एक्यूमुलेट हुए हैं और न्यूक्लियस सेंटर में है।
उसके बाद कमिंग टू मैक्रोस्कोपिक फीचर्स, तो जो एल्कोहलिक स्टेटोसिस का लिवर होता है वो साइज में इनलार्ज हो जाता है और फैट एक्यूमुलेशन की वजह से कैसा अपीयरेंस होना चाहिए, सॉफ्ट, येलो और ग्रीसी सा अपीयरेंस आता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एक तो हेपेटोमेगैली देखने के लिए मिलती है, दूसरा जो सीरम ALP है और बिलिरुबिन इनका लेवल में माइल्ड एलिवेशन देखने के लिए मिलता है। कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट, तो ट्रीटमेंट में हमें बस इतना करना होता है कि एक तो एल्कोहल को कम्प्लीटली विड्रॉ करना है, दूसरा एडिक्वेट डाइट लेनी है और इन मेजर्स को लेने के बाद स्टीएटोसिस की जो स्टेज होती है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होती है। एल्कोहलिक स्टीएटोसिस के बाद कमिंग टू एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इसमें सबसे पहले हम इसकी ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो लिवर है वो इनलार्ज होता है जस्ट लाइक स्टीएटोसिस। कमिंग टू माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, जो सबसे पहला माइक्रोस्कोपिक फीचर होता है बैलून हिपेटोसाइट्स की प्रेजेंस। नाउ बैलून हिपेटोसाइट्स आर नथिंग बट जस्ट इंजर्ड एंड सॉलिड हिपेटोसाइट्स जिनका साइटोप्लाज्म क्लियर आउट हो चुका है। There are some balloon hepatocytes which contain Mallory haline in their cytoplasm, and the Mallory haline, which is also known as Mallory Deng bodies, are nothing but partially degraded and ubiquitinated intermediate filaments like cytokeratin 8 and 18. And rest of the hepatocytes do not contain Mallory haline in their cytoplasm. They simply contain the fat droplets. Now, presence of balloon hepatocytes is essential for diagnosis of alcoholic hepatitis, but it is not a specific character. That means there are other conditions where you can see the presence of balloon hepatocytes like non-alcoholic steatohepatitis, Wilson's disease and chronic biliary tract disease. उसके बाद दूसरा माइक्रोस्कोपिक फीचर होता है इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस। तो कॉमनली जो लोब्यूल है उसके अंदर ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पोर्टल इन्फिल्ट्रेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। अब होता क्या है कि जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं दे सराउंड द बैलून हिपेटोसाइट टू बी डिग्रेडेड एंड इट विल लीड टू स्पॉटी नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस ऑफ द हिपेटोसाइट। द थर्ड माइक्रोस्कोपिक फीचर इज स्टीएटोफाइब्रोसिस। नाउ व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ स्टीएटोहेपेटाइटिस, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ साइनोसॉइडल स्टीलेट सेल्स एंड पोर्टल फाइब्रोब्लास्ट्स कॉजिंग फाइब्रोसिस। अब जो फाइब्रोसिस होती है वो जोन 3 में स्टार्ट होती है, मतलब सेंट्री लोबुलर रीजन में स्टार्ट होती है और यहाँ पे हमें पेरीसेलर या पेरीसाइनोसॉइडल टाइप की फाइब्रोसिस देखने के लिए मिलती है जिसकी वजह से चिकन वायर अपीयरेंस आता है। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ऑफ एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज एंड स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स का एक्यूमुलेशन हुआ है, मतलब माइक्रोवेसिकुलर एंड मैक्रोवेसिकुलर फैटी डिपॉजिट्स हो रहे हैं। दूसरा ये सेंट्रल वेन है और सेंट्रल वेन के अराउंड फाइब्रोसिस हो रही है और पेरीसेलर या पेरीसाइनोसॉइडल फाइब्रोसिस होने की वजह से यहाँ पे चिकन वायर अपीयरेंस आता है। सो दिस इज चिकन वायर अपीयरेंस, दिस इज चिकन वायर एंड दिस इज चिकन वायर अपीयरेंस ऑफ फाइब्रोसिस। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड in which of alcoholic hepatitis, in which you can see cluster of inflammatory cells marking the site of necrosis, and this is the balloon hepatocyte containing Mallory haline. In this slide, hepatocytes are immunostained for cytokeratin 8 and 18. This stain imparts brown color to the cytokeratin 8 and 18. तो होता क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक, हमारा जो हेपेटोसाइट है वो नॉर्मल है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसके साइटोप्लाज्म में साइटोकेरेटिन 8 और 18 का डिपोजिशन है वो इवन होगा, तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो ब्राउन स्टेन करेगा। अगर मान लो बैलून हेपेटोसाइट में सिंपली फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट है लाइक दिस, तो क्या होगा, फैट ड्रॉपलेट वाले एरिया को छोड़ के बाकी का साइटोप्लाज्म इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड साइटोकेरेटिन की वजह से ब्राउन स्टेन करेगा। जबकि एक बैलून हेपेटोसाइट जिसमें मैलरी हेलाइन प्रेजेंट है, तो उसमें होता क्या है कि सारा साइटोकेरेटिन जो साइटोप्लाज्म में था वो यूबिक्विटिनेट होके मैलरी हेलाइन में एग्रीगेट कर गया है। तो मैलरी हेलाइन जो होगा वो तो ब्राउन स्टेन करेगा, लेकिन बाकी का साइटोप्लाज्म क्लियर अपीयर होगा। देन कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स, तो जो प्रेजेंटेशन होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का वो बहुत अक्यूट होता है फॉलोइंग अ बाउट ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। क्लिनिकल फीचर्स बहुत नॉन स्पेसिफिक से होंगे। देयर विल बी फीचर्स लाइक मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड टेंडर हिपेटोमेगाली। इन लैब फाइंडिंग्स you will see hyperbilirubinemia, increased serum alkaline phosphatase, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस देखने के लिए मिलता है और सीरम अमीनो ट्रांसफरेजेस का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब इन कॉन्ट्रेरी टू अदर क्रॉनिक लिवर डिजीजेस, यहाँ पे क्या होता है, AST ALT का रेशियो मोर देन और इक्वल टू 2:1 होता है।
जबकि अदर क्रॉनिक लिवर डिजीजेज में होता ये है कि ALT AST से ज़्यादा बढ़ता है। देन अबाउट ट्रीटमेंट सिंपल है कि हमें अल्कोहल को कम्प्लीटली विड्रॉ करना है और एडिक्वेट डाइट लेनी है। और इन मीजर्स को लेने के बाद भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेपेटाइटिस जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा या फिर वो परसिस्ट करेगा। अब एक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस है या अगर रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं हेपेटाइटिस के तो सिरोसिस डेवलप होने का रिस्क होता है। सो नाउ कमिंग टू एल्कोहलिक सिरोसिस। तो एल्कोहलिक सिरोसिस में क्या होता है कि जो फाइब्रोसिस हम हेपेटाइटिस की स्टेज में देख रहे थे कि Z3 में जो है वो फाइब्रोसिस स्टार्ट हुई थी, अब ये इवेंचुअली प्रोग्रेस करेगी टू पोर्टल एंड पेरीपोर्टल एरियाज। तो होगा क्या कि पोर्टल ट्रैक्ट और सेंट्रल वेन को कनेक्ट करती हुई फाइब्रोसिस हो गई, और इस तरह की फाइब्रोसिस को बोलते हैं ब्रिजिंग फाइब्रोसिस। और ब्रिजिंग फाइब्रोसिस होने की वजह से इवेंचुअली सिरोसिस डेवलप होता है। तो एक सिरोटिक लिवर के माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या होंगे, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि रीजनरेटिंग आइलैंड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, वो बन जाते हैं जो कि सेपरेट होते हैं बाय फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जिसमें हमने मैसन ट्राइक्रोम स्टेन लगाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रीजनरेटिंग नोड्यूल्स हैं वो ब्लू स्टेनिंग फाइबर्स से सेपरेटेड है। कमिंग टू ग्रॉस फीचर्स, तो एल्कोहलिक सिरोसिस का जो लिवर होता है वो श्रंकन, ब्राउन और नॉन फैटी अपीयर होता है, और उसके अलावा अंडरलाइंग स्कारिंग की वजह से उसमें डिफ्यूज नोडुलरिटी देखने के लिए मिलती है। अब इनिशियली माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होती है, मतलब नोड्यूल्स का डायमीटर 3 मिलीमीटर से कम होता है, और लेटर ईयर्स में मैक्रोनोडुलर सिरोसिस होती है, मतलब नोड्यूल्स जो हैं उनका डायमीटर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। माइक्रोनोडुलर सिरोसिस को लेनेक सिरोसिस बोलते हैं। ये ग्रॉस फीचर को शो करता हुआ डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो डिफ्यूज माइक्रोनोडुलर सिरोसिस दिख रही है। कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स, एल्कोहलिक सिरोसिस में ना दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो सिम्टम्स शो हो रहे होंगे जो बहुत नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होंगे लाइक एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस, या फिर वो क्लिनिकली साइलेंट होगा। अगर क्लिनिकली साइलेंट एल्कोहलिक सिरोसिस है तो सिर्फ दो सिचुएशंस में वो डिस्कवर हो सकता है, या तो ऑटोप्सी पे डिस्कवर होगा या फिर अगर कोई हेपेटिक इनसफिशिएंसी होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एनी इन्फेक्शन और ट्रॉमा तब डिस्कवर होगा। कमिंग टू लैब फाइंडिंग्स में यहाँ पे भी हेपेटाइटिस की तरह हाइपर बिलिरुबिनीमिया, इंक्रीज सीरम अमीनो ट्रांसफरेजेस, इंक्रीज सीरम ALP देखने के लिए मिलता है। और उसके अलावा क्योंकि लिवर के फंक्शन जो हैं वो सिरोसिस होने की वजह से डिटोरिएट हो रहे हैं, तो जैसे लिवर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है तो हमें हाइपोप्रोटीनीमिया देखने के लिए मिलेगा। मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। देन देयर विल बी फीचर्स लाइक एनीमिया एज अ रिजल्ट ऑफ chronic blood loss. Now let's discuss what are the common causes of death in advanced alcoholic liver disease. तो एक चीज़ होती है हेपेटिक कोमा। हेपेटिक कोमा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे लिवर के फंक्शंस डिटोरिएट होंगे तो लिवर जो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करके यूरिया में कन्वर्ट करता था ये काम नहीं होगा, तो अमोनिया का लेवल बढ़ेगा विच लीड्स टू हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कॉजिंग हेपेटिक कोमा। देन मैसिव GI हेमरेज, क्योंकि सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है और ईसोफेजियल वेरिसेस रप्चर हो जाती हैं, तो GI हेमरेज होगा, और अगर ये GI हेमरेज मैसिव हुआ तो इट विल कॉज डेथ। देन इंटरकरेंट इन्फेक्शंस, बिकॉज सिरोटिक पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू एक्वायर इन्फेक्शंस। Then other causes are hepatorenal syndrome and hepatocellular carcinoma. So this is it for alcoholic liver disease. Thank you for watching.